अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्रिलिक पेंटिंग की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने लगी हूँ जो मैंने कई सालों में चीज़ें सीखी हैं। मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। मेरा नाम आसिया बाजवा है। फील फ्री टू जॉइन माय चैनल। एक्रिलिक पेंटिंग में अगर आप ये वैरायटी नहीं लेके आएंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ तो आपकी पेंटिंग बहुत ही स्टिफ और बहुत ही प्लास्टिक टाइप की लगेगी और बहुत फ्लैट भी लग सकती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि बेस कोट ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी पेंटिंग पे करें। बेस कोट ज़रूरी नहीं है कि आप करें भी, तो आप सारी पेंटिंग को बेशक ना कवर करें, या फिर अगर आप कवर करना चाहते हैं तो कवर कर लें, मगर आप उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा ना रखें तो अच्छा रहता है। अदरवाइज़ वो आपकी कॉम्पोजिशन को बहुत डिस्टर्ब करता है आगे चल के। अब मैंने बेस कोट रोलर के साथ थोड़ा सा अप्लाई किया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर थिक पेंट्स लगा रही हूँ। जस्ट स्टार्ट करने के लिए कोई भी शेप बनाएं, आगे पेंटिंग आपको खुद गाइड करना शुरू कर देती है कि आपने क्या करना है। रियलिस्टिक पेंटिंग में भी आप इस तरह की ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इमेजिनरी बना रहे हैं रियलिस्टिक पेंटिंग तो फिर तो ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। अब देखिए, मैंने थिन पेंट के साथ एक थिक पेंट और ड्राई पेंट के स्ट्रोक्स लगाए हैं तो वो कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मैंने थोड़ा सा एक कलर लिया है, अपने बेस कोट के अंदर जो बचा हुआ कलर था उसमें वो ऐड किया है रोलर के ऊपर। आपने सेम कलर्स दोबारा लगाने हैं एक्रिलिक में। उसको थोड़ी थोड़ी वेरिएशन क्रिएट करके, कभी पानी या मिक्सिंग मीडियम ऐड करके आप उसमें वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बेस कोट ही तकरीबन लगा रही हूँ, उसमें ज़रा सा मैंने पर्पल ऐड किया है जो कि इतना प्रोमिनेंट नहीं है, मगर मैं उसके साथ थोड़ा सा कवर कर रही हूँ एक एरिया को ताकि उसकी डेंसिटी चेंज हो सके वहाँ से। अब मैं पानी मिक्स कर रही हूँ और मैंने पतला सा एक कलर बना लिया है। इसमें अब पर्पल के ह्यूज ज़्यादा नज़र आएंगे अगर मैं इसको वाइट एरिया पे लगाऊंगी। ये देखें, अगर मैं इसको पिंक पर ही लगाऊंगी तो फिर पर्पल कम नज़र आएगा और पिंक का ही एक और शेड लगेगा। ड्रिपिंग पेंट अगर आपको ना चाहिए हो तो आप उसको साफ़ भी कर सकते हैं, वरना ड्रिपिंग पेंट का इफ़ेक्ट भी अच्छा लगता है। अब मैंने एक और कलर लिया है जो कि मैंने बिल्कुल ड्राई रोलर पे लिया है और मैं उसको ज़रा सा कहीं कहीं इफ़ेक्ट दूँगी। एक जगह पे लगाने के बाद मैंने थोड़ा कहीं और इफ़ेक्ट दिया है ताकि वो रिपीट हो जाए। इस तरह पेंटिंग में एक हार्मनी आ जाती है। किसी कलर के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप छोटे ब्रश से उसको ज़रा सा लगा के देख सकते हैं या बड़े ब्रश से भी लगा के देख सकते हैं। अगर आपको वो पसंद ना आए तो आप उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। स्पंज को गीला करके और साफ़ पानी में आप उसको डिप कर लें, या फिर आप उसे अपने बेस कलर में डिप कर लें और आप उसके साथ हल्का सा उस कलर को रिमूव कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली गायब हो जाएगा फिर। तो इसलिए पेंटिंग में अगर आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो तो आप उसी वक्त उसको रिमूव कर लें। अब उसी स्पंज के साथ मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ तो आप देखिए रोलर का इफ़ेक्ट टोटली डिफरेंट था, स्पंज का इफ़ेक्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है और ब्रश स्ट्रोक्स का इफ़ेक्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का इफ़ेक्ट आपको चाहिए और उसी के हिसाब से आप अपने टूल्स चेंज कर सकते हैं। एक ही पेंटिंग में भी मल्टीपल टूल्स यूज़ करें तो मुझे लगता है कि पेंटिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। कोई कलर आपको बिल्कुल ब्लॉक की तरह लग रहा हो तो आप उस पर पैलेट नाइफ से स्क्रैचेस लगा सकते हैं, कोई डिज़ाइंस बना सकते हैं, या फिर पैलेट नाइफ से उसको बिल्कुल स्क्रैच करके काफ़ी हद तक उसको मध्यम कर सकते हैं। मैं आगे चल के भी आपको मध्यम करके भी दिखाऊंगी एक जगह पर यहाँ पे मैं आपको स्क्रैचेस लगा के बताना चाह रही हूँ कि किस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। तो देखिए, वो उसका हिस्सा लग रहा है अब और इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा ब्लॉक की तरह। अब मैंने सारे कलर्स के अंदर एक थोड़ा सा पानी मिला के एक कलर बना लिया है और मैं इसका एक ह्यू देना चाह रही हूँ। जैसे फिल्टर्स होते हैं ना, एक ह्यू होता है येलोइश या वार्मथ आप ऐड कर सकते हैं, कूलनेस ऐड कर सकते हैं। उस तरीके से आप एक्रिलिक में भी करते हैं या कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो ऑयल पेंट्स में भी ऐसे कर सकते हैं आप कि हल्का सा कलर बनाकर उसका हल्का सा ह्यू आप देंगे, अगर वो सब जगह पे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ जगहों पर दिया है। अब उसी कलर को मैंने ब्रश पे लेके और मैं डिफरेंट तरह के स्ट्रोक्स दे रही हूँ। इस तरह के स्क्रैची से स्ट्रोक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। आप रियलिस्टिक पेंटिंग में भी ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक रियलिस्टिक पेंटिंग भी बनानी सिखाई है अपने चैनल पे, अगर आप वो चेक करना चाहें तो कर लें। उसमें भी मैंने ऐसे बहुत से ह्यूज़ ऐड किए हुए हैं, ब्रश स्ट्रोक्स ऐड किए हुए हैं। ऐसे थोड़ी सी इस पर्पल में वापस मैं इंटेंसिटी ऐड कर रही हूँ, एक ब्राउन सा कलर लगा के। अब आपने दूर खड़े होकर अपनी पेंटिंग को बार बार देखना है और आपने देखना है कि कहाँ पे काम करने की ज़रूरत फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पर्पल ज़्यादा ब्लेंड नहीं हो रहा,
बाकी की पेंटिंग के साथ, तो मैं थोड़ा सा बेस कोड इसके ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ। यानी जो पहले वाला कोड था शुरू वाला, वो मैं अब इसके ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ। इस तरह करने से ऊपर नीचे लेयर्स हो जाती हैं बहुत सारी, और आइडिया नहीं होता कि कौन सी लेयर पहले लगी थी कौन सी बाद में, और वो बड़ी मिस्ट्री सी क्रिएट हो जाती है। और एक्रिलिक में ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक्रिलिक में आप टोटली लेयर्स में ही काम कर रहे होते हैं। इसमें ऑयल पेंटिंग की तरह नहीं होता कि आप एक ही गो में ही ऑलमोस्ट शेडिंग दे दें। शेडिंग आपको स्टेप्स में देनी पड़ती है, अनलेस कि आपके पास सामने तस्वीर है कोई और आपने उसको देख के बनाना है, फिर आप साथ साथ शेडिंग कर सकते हैं। मुझे कोई कस्टम ऑर्डर मिले अपनी पुरानी पेंटिंग का, तो फिर मैं उसको साथ साथ ही शेडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन से कलर्स लगाने हैं। पर जब आप इमेजिनेशन से बनाते हैं तब आप ऐसा नहीं कर सकते, तब आपको लेयर्स में ही काम करना पड़ता है, चाहे रियलिस्टिक पेंटिंग ही क्यों ना बना रहे हो। अब मुझे लग रहा था कि एक बड़ा सा इसमें कोई कलर की इंटेंसिटी का एक और साइड पे भी मुझे कुछ चाहिए। इस स्टेज पे पेंटिंग में एज सच कोई कॉम्पोजिशन का नहीं होता, आप बस एंजॉय कर रहे होते हैं और आपने सिर्फ देखना होता है कि किस तरह से कलर आपको अच्छे लग रहे हैं, क्या लगाने को दिल कर रहा है। इंटेंसिटी चेंज कर करके थोड़ा सा खेलने के अंदाज में ही बस आपने कलर्स को यूज़ करना है स्टेज पर। अभी आपने थोड़ा सा मैसी करना है इसको, और उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। ये स्टेजेस एक्रिलिक में बहुत दफ़ा होती हैं, यानी कि आप उसको थोड़ा सा मैसी करते हैं, फिर आप बैलेंस करते हैं, फिर आप थोड़ा सा काम और करते हैं उसके ऊपर, फिर उस चीज़ को बैलेंस करते हैं, अनटिल कि आपको वो पेंटिंग कंप्लीट लगने लगती है और आपको लगता है कि अब मैंने काफ़ी काम कर लिया इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक सा लगाया और मैंने पैलेट नाइफ के साथ उसको स्क्रैच कर दिया। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कम्प्लीटली कलर को स्क्रैच कर दें, उसका बड़ा हल्का सा ह्यू एक आ जाता है, वो भी अच्छा लगता है। अब इसको डल ही करना था तो मैंने इसको लगाया क्यों था, अगर ये सवाल आपके जहन में आ रहा है तो उसका रीज़न ये है कि मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से ब्लॉक सा लगेगा। सेकेंडली उसको जब लगाने के बाद मैंने डल किया है तो वही प्रोसेस ही तो एक पेंटिंग को पेंटिंग बनाता है। अगर मैं उसको पहले से ही डल कर देती या मैं पहले से उसको लगाती ना, तो उसका इफ़ेक्ट टोटली डिफरेंट होता। एक ट्रिक आपको एक्रिलिक में बार बार यूज़ करनी पड़ती है, वो ये है कि बेस कलर को आप वापस ऊपर लेकर आते हैं। इससे बहुत सॉफ्टनेस आएगी आपकी पेंटिंग में, और इससे आपकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और मैच्योर लगेगी। ये सारा जो मेसी इफेक्ट क्रिएट हो रहा है ये देखने में इजी लगता है, लेकिन जब आप पेंट्स और ब्रशेस लेके बैठते हैं तो आपको आइडिया होता है कि बहुत मुश्किल होता है क्रिएट करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके अलावा इसके अंदर कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसके प्रैक्टिस के बाद ही आपको वो आती हैं और आप इसको ओवरलैप करने की हिम्मत करते हैं, वरना आपका दिल करता है कि इसको ओवरलैप करें ही ना। शुरू में मैं ऐसे करती थी कि अगली लेयर लगाते हुए पिछली लेयर को बिल्कुल ही कवर कर देती थी, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने पिछली लेयर को नज़र आने देना कहीं ना कहीं से, मगर आपने ये भी नहीं करना कि नीचे वाली लेयर्स को इतना दिखाना है कि ऊपर कुछ कवर ही ना करें उसको बिल्कुल ही। आप जितनी लेयर्स लगाएंगे उतनी आपकी पेंटिंग इंटरेस्टिंग होती जाएगी। इसके अलावा स्ट्रोक्स बहुत चेंज करें। यहाँ मैं पैलेट नाइफ से बारीक स्ट्रोक्स लगा रही हूँ या कहीं थिक पेंट लगा रही हूँ। पैलेट नाइफ से पेंट का इफेक्ट ब्रश के मुकाबले में कम्प्लीटली डिफरेंट आता है, बहुत ही फ्लैट और कोई ब्रश का स्ट्रोक नहीं आता नज़र, तो वो इफेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर लगा हुआ। अब मैंने ये एक सॉफ्ट सा ब्रश लिया है और इसमें मैंने वही पेंट लिया है और मैं पैलेट नाइफ के साथ से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि कॉन्ट्रास्ट नज़र आए कि ब्रश स्ट्रोक्स हैं और साथ ही जो पेंट है वो इतना स्मूथ लगा हुआ है कि वहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे इफेक्ट्स जो हैं वो बनाने में भी इंटरेस्टिंग लगते हैं और देखने वाले को भी समझ नहीं आती कि इसमें क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको बहुत ही मज़े की लग रही होती है पेंटिंग। देखें यहाँ पे मैंने कितने स्मूथ इसके साथ स्ट्रोक्स दिए हैं ब्रश के साथ। एक और ट्रिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि जैसे यहाँ मैंने ये स्ट्रोक्स लगाए हैं, अब मैं थोड़ा सा गैप देके उसी सीक्वेंस में उसी लेवल पर मज़ीद स्ट्रोक्स थोड़े से लगाऊंगी। इससे बहुत रिदम आता है पेंटिंग में और ऐसे लगता है कि ये जो स्ट्रोक्स है ये शायद बैकग्राउंड में लगे हुए थे और दूसरे कलर ने इसको ओवरलैप कर दिया है, हालांकि आपने ये एंड पे लगाए हुए हैं या जो भी मिड में भी पेंटिंग के आपने वो स्ट्रोक्स लगाए हैं। अब मैंने एक लाइट सा पिंक कलर लिया है क्योंकि मैं वापस रिवर्स की तरफ जा रही हूँ। मैं लाइट कलर्स यूज़ कर रही हूँ। डार्क कलर्स यूज़ करने के बाद तो मैंने ये हल्का सा कलर लिया है, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को ओवरलैप भी करूँगी मैं इससे। आप देखें इसको ओवरलैप करने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे नीचे वाले जो ब्लॉक से लगाए थे मैंने कलर्स के, लेकिन उनका जो मध्यम कलर है वो आपको पता चल रहा है कि बहुत सारी लेयर्स हैं पेंटिंग के अंदर। तो ये जो ढेर सारी लेयर्स नज़र आ रही होती हैं ये एंड रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं उसके अंदर डेप्थ क्रिएट करने में।
डेप्थ से मतलब ये है कि पेंटिंग के अंदर देखने के लिए बहुत कुछ होता है, एक फ्लैट कलर नहीं होता। ऑब्वियसली एक वॉल नहीं है जिसके ऊपर आप कलर लगा रहे हैं। अगर आप सिंपल एक वॉल जैसा कलर भी पेंटिंग पे लगाना चाहते हैं तो उसमें भी डेप्थ क्रिएट करने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कहीं टेक्सचर्स शायद ऐड करने पड़े या पूरी पेंटिंग में कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि वो इंटरेस्टिंग लगे। अब मैं दिल कर रहा था कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऐड करने को जो कि बिल्कुल ऑपोजिट हों उससे जो पेंटिंग में हो रहा है। एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ होती है ना, वो फिर आप बनाना शुरू कर देते हैं। और इन दिनों जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी तो स्मोक बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि हम पर्दे नहीं हटा सकते थे। तो मैंने ये अनकॉन्शियसली पता नहीं क्यों स्मोक की तरह के इफेक्ट्स देने शुरू कर दिए पेंटिंग में। हालांकि बहुत ब्राइट कलर्स के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया था। पर आप फ्लो के साथ जाएं, आप फ्लो के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनेगी। कभी आपका डल कलर्स यूज़ करने को दिल करे तो कभी भी अपने आप को फोर्स ना करें ब्राइट कलर्स लगाने के लिए, या ब्राइट कलर्स यूज़ करने को दिल करे तो कभी भी फोर्स ना करें लाइट और डल कलर्स के लिए। इस स्टेज पे पेंटिंग आके आपको खुद गाइड करना शुरू कर देगी कि आपने आगे क्या करना है। जैसे मुझे यहाँ फील हो रहा था कि अब मैं कुछ चीज़ों को आउटलाइन दूँ ताकि पेंटिंग किसी एज पे पहुँचे, कुछ फिनिशिंग टच नज़र आए पेंटिंग में। तो मैंने कुछ आउटलाइंस लगाने शुरू कर दी हैं किसी किसी जगह पर। अब एक ऑब्जेक्ट से बनते जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसलिए मैंने उन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग कुछ को करना है, कुछ को मिक्स कर देना है। तो मैं देख रही हूँ कि मुझे किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है। और किसी भी स्टेज पे अगर आपको समझ ना आए कि आगे क्या करना है तो आप पेंटिंग को छोड़ दें वहाँ पर और 1-2 दिन बाद उस पर दोबारा से काम करें। और 1-2 दिन तक आप उसको देखते रहें आते जाते कि वो कैसी लग रही है और उसके ऊपर मज़ीद क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब इस पेंटिंग को बनाने के लिए बैठी तो मेरा कुछ डिटेल वर्क करने को दिल कर रहा था, और मैंने फिर बारीक ब्रश लिया और एक कलर ऐसा लिया जो पहले पेंटिंग पे नहीं लगाया हुआ था। मैंने कुछ और इन क्लाउड्स को आउटलाइन देनी शुरू कर दी। ऑब्वियसली आपको पता नहीं होता कि आपका डिज़ाइन किधर जाएगा और कैसा लगेगा, ये सारी इमेजिनेशन होती है और आप एक अननोन दुनिया में जा रहे होते हैं, बिल्कुल अननोन जगह पे। जैसे बहुत ही मज़े की जर्नी लगती है ये। मुझे इस तरह से पेंट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन और भी कई मेथड्स होते हैं पेंट करने के। मैंने अपने चैनल पे और भी कई तरीके बताए हैं, कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं आपको जिससे आप अपने पर्सनल स्टाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं और आप उसको एक्सप्लोर करके उसको पॉलिश कर सकते हैं। तो वो एक्सरसाइजेस भी आप ज़रूर देखना, वो अच्छी रहती हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ब्लॉक सा लग रहा था, मुझे यहाँ पे ये कलर ऐड करने का दिल कर रहा था तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल पर्सनल चॉइस होती है, आपने ये नहीं सोचना कि कोई और होता तो वो क्या ऐड करता। आर्ट है ही यही चीज़ कि आपने क्या ऐड करना है, आपके पास क्या है ऑफ़र करने को। सो आप अपनी चॉइस और अपनी थॉट्स जो है वो टेबल पे रख रहे होते हैं, दुनिया को दिखा रहे होते हैं। टोटली फील फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट टू। मुझे यहाँ पे अब दिल कर रहा था कि वाइट के ऊपर हल्के हल्के ब्लू के ह्यूज़ नज़र आए। बस आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल कर रहा था ब्लू के ह्यूज़ मैं कई जगहों पे ऐड करूँ। टोटली आपके मूड पे डिपेंड करता है। फिर मेरा दिल कर रहा था कि इन क्लाउड्स के ऊपर कुछ शेडिंग हो जाए ब्लू की, तो मैंने ये हल्की हल्की शेडिंग की। पहले का जो पैटर्न बनाया था उसको भी थोड़ा बहुत ओवरलैप कर दिया। पैटर्न्स को जब आप ओवरलैप करते हैं किसी कलर से तो वो इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनमें लेयर्स ऐसी आ जाती हैं कि बीच में से वो पैटर्न नज़र आ रहा होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लुक देता है। एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आप थिक सा पेंट लगाएं, उसमें कोई मिक्सिंग मीडियम भी ऐड कर सकते हैं। एक जेली लाइक मिक्सिंग मीडियम आता है, वो मैं अक्सर ऐड कर लेती हूँ ऐसी सिचुएशन में, तो आपका पेंट थिक सा बन जाता है। उस थिक से पेंट के ऊपर फिर आप पैलेट नाइफ से पैटर्न बना सकते हैं। उसके ऊपर फिर जब वो ड्राई हो जाए तो आप हल्की सी किसी कलर का कोट देंगे तो वो पैटर्न खुद ही प्रोमिनेंट हो जाता है। जैसे बचपन में हम पेंसिल से एक ब्लैंक पेज पर कलर करते थे तो वो नीचे से पूरा का पूरा एक पैटर्न या कोई डिज़ाइन आ जाता था, अपीयर हो जाता था, कोई कार्टून। तो उसी तरीके से ये एक तरह से बन जाता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट दे देता है आपकी पेंटिंग को। ये सारी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रिक, आपको सिर्फ ट्रिक्स का पता होना चाहिए और उसके बाद आप जो यूज़ करना चाहें करें, एक्सपेरिमेंट्स करें खुद से, और भी ट्रिक्स ईजाद करें। आपकी लैब की तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी वर्क एरिया होता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं साथ। ज़रूरी नहीं है कि जो दुनिया को पता है और जो बाकी आर्टिस्ट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वही आपने यूज़ करनी है। अपने टूल्स ईजाद कर सकते हैं आप, कई चीज़ें आप नई नई इन्वेंट कर सकते हैं, फिर लोगों के साथ शेयर करें। वो चीज़ें शेयर करने से आपको और भी ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। अब मैं एक बारीक से ब्रश से
यहाँ पे कुछ लाइंस लगा रही हूँ। ये बारीक वाला ब्रश आप अच्छे वाला लें तो आपका बहुत ज़्यादा चल रहा आता है, और अगर आप बहुत ही सस्ता से लेंगे तो वो इतना चलेगा नहीं। बहुत एक्सपेंसिव ब्रशेज़ लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस पे अगर आपको ये मिल रहा है तो आई थिंक 300-400 के दरमियान कुछ मिल रहा है, तो उसमें फिर ये बेहतर ब्रश आ जाता है। उसके अलावा मैं ये चाइना के छोटे छोटे ब्रशेज़ भी देख रही थी कि बहुत ही अच्छे रहे हैं, मगर बाज़ ब्रशेज़ इतने बुरे रहते हैं। मैं ब्रशेज़ के ऊपर एक अलग वीडियो बना के डालूँगी, क्योंकि कुछ ब्रशेज़ से सिर्फ आपके पैसे ज़ाया होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन से ब्रशेज़ आप मत लें, और आपको दिखाऊँगी भी ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे अब मैं येलो कलर लगा रही थी, मुझे लगा कि बहुत हो गया है ब्लू, आपको येलो एकदम से स्ट्राइकिंग सा कलर बीच में ऐड करने को दिल कर रहा था, तो मैंने वो ऐड किया। मुझे ये कलरफुल सी पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, मगर एट वंस मैंने उसके अंदर डल कलर्स ऐड करने शुरू कर दिए। सो जैसे मैंने आपको कहा है कि अपने आपको फोर्स ना करें, जैसे भी दिल कर रहा है वैसे कलर्स लगाएं। और किसी स्टेज पे अगर आपको पेंटिंग अच्छी लग रही है तो आप उसको छोड़ दें, वहाँ पर कुछ दिन देख लें, अगर आपको कंप्लीट लगती है वो तो उसको छोड़ दें, उसे साइन कर लें उस पर। कई बार मैं साइन करती हूँ और फिर दोबारा से पेंटिंग पे काम कर लेती हूँ, मुझे वो अधूरी लग रही होती है। बाज़ दफ़ा मैं उसको काम करने की नीयत से छोड़ती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिनों के बाद देखती हूँ कि वो तो पूरी लग रही है, उसको मज़ीद कोई काम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर उसी तरह से फ़ोटोग्राफ्स ले लेती हूँ उसकी। और बहुत सारा आप देख रहे हैं मेरा येलो कलर ऐड करने को दिल कर रहा था। मैंने क्लाउड्स के ऊपर भी ऐड किया है, जो बनाए थे क्लाउड्स, और वही राउंड राउंड सा पैटर्न बनाया था। ये आपका पर्सनल स्टाइल भी होता है। मैं कई पेंटिंग्स में इस तरह का राउंड पैटर्न बनाती हूँ, तो ये मेरा स्टाइल सा बन गया हुआ है। तो आपका जो भी स्टाइल होता है पर्सनल, उसको आप रिपीट कर सकते हैं। उसको रिपीट करने में आप ये ना सोचें कि हर पेंटिंग फ़र्क होनी चाहिए। अच्छा लगता है अगर पुरानी पेंटिंग से थोड़ा सा कंटिन्यू हो रहा है, पता चलता है कि ये एक ही आर्टिस्ट का काम है। पर ज़बरदस्ती कंटिन्यू करने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, उसको आप मस्त ना समझें अपने लिए, जैसा दिल करता है वैसा करें। यहाँ मैंने येलो से पैटर्न बनाया था, अब उसको भी थोड़ा थोड़ा मैं ओवरलैप कर रही हूँ, ह्यू सा देना चाह रही हूँ येलो का, ताकि ये पैटर्न अलग अलग सा ना लगे और ये वाइट भी एकदम से स्ट्राइकिंग ना लगे, अलग अलग सा ना लगे। आपको अगर अलग अलग से पेंट अच्छे लगते हैं तो आप उसी के साथ ही एक्सपेरिमेंट्स करें, फिर कुछ और ही बनेगा और वो और ही इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं उसी तरह से कर रही हूँ जैसे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। फिर आप एंड पे एक एक्सट्रीम डार्क कलर भी यूज़ करके देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी पेंटिंग में कुछ चीज़ मिसिंग होती है, मुझे इसमें कुछ मिसिंग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक्सट्रीम डार्क कलर्स की कमी है इसमें, और वो मैं ऐड करना चाहती थी, तो मैंने थोड़ा सा ये ब्लैक सा कलर लिया है और मैं कहीं कहीं ज़रा सा ऐड कर रही हूँ। आई एम नॉट टू श्योर कि मैं इसको एकदम से ही कहीं बहुत सारा लगा दूँ, और मैं इसके कहीं कहीं थोड़े थोड़े ह्यूज़ दिखाना चाह रही हूँ या उसके इंटेंस कलर दिखाना चाह रही हूँ, मगर कहीं कहीं पे। तो आप देखें बहुत ओपेक यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाया। एक ऐसा मिक्सिंग मीडियम भी आता है जो आपके कलर को ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत सारी शेडिंग पसंद है। मैं इतनी शेडिंग करती नहीं हूँ, मैं लेयर्स में ज़्यादा काम करती हूँ, मगर अगर आप ऑयल पेंटिंग के यूज़ टू हैं तो वो आपका काफ़ी हेल्प करेगा। वो 2-3 ड्रॉप्स आपने ऐड करने होते हैं और आपका पेंट ड्राई थोड़ा सा देर से होता है, वो बहुत ज़्यादा देर से नहीं होता, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर कहते हैं कि आपका पेंट कभी भी ड्राई नहीं होगा, यानी उस बॉटल पे लिखा होता है। तो मैं इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि अगर आपने पेंटिंग को पैक करके भेजना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बिक जाती है फ़ौरन, तो फिर आपको पेंट ड्राई चाहिए होता है और उसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। आई थिंक कोई ड्रॉपर की तरह की चीज़ हो तो वो यूज़ करना ईजी होगा। मेरे पास वो ड्रम की तरह की फॉर्म में है, उसको निकालना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। और ड्रॉप भी है, उसके ऊपर ड्रॉपर भी बना हुआ है। वैसे आई डोंट नो, मैं इसको यूज़ नहीं करती ज़्यादा। तो जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करते ज़्यादा, वो इसका मतलब है आप उसको इतना एंजॉय नहीं करते, या मुझे कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आता। यहाँ पे मैं बहुत सारे फिर डल कलर्स आपने देखा है यूज़ कर रही हूँ। बाज़ दफ़ा आप ब्राइट कलर्स यूज़ करें तो उनको थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ता है डल कलर्स के साथ, और बाज़ दफ़ा आप डल कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ब्राइट करना पड़ता है। थोड़े से ब्राइट कलर्स यूज़ करके मैं इसको ज़रा सा हेज़ी इफ़ेक्ट देना चाह रही थी, ताकि ये सारे कलर्स आपस में मिक्स हो जाएं, थोड़े से इतना सेपरेट ना लगे, इतना इलस्ट्रेशन टाइप का ना लगे। यानी कि अभी ये थोड़ा सा किडिश टाइप का पैटर्न लग रहा है, मैं उसको उसके अंदर वो फ़न एलिमेंट रखना चाहती हूँ। मैं इसको बहुत मैच्योर नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा
पे मैच्योरिटी थोड़ी सी जो है वो इफ़ेक्ट लाने की ये ट्रिक मैंने रखी हुई है कि मैं उसमें थोड़े से डल कलर्स ऐड करती हूँ। सो आपकी भी कोई ना कोई ट्रिक बन जाएगी जो आप यूज़ करेंगे। और पैटर्न्स को भी थोड़ा सा टोन डाउन करने की मैंने ट्रिक रखी हुई है कि मैं उसको कहीं कहीं से ओवरलैप कर देती हूँ, फिर पैटर्न नीचे रह जाता है और नीचे से निकलता वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बहुत ही थिन पेंट से भी कई जगहों पे ओवरलैप कर रही हूँ। सो कहीं कहीं मैं इंटेंसिटी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फिर एकदम से मैंने उसको थिन कर लिया और फिर ब्रश जो ड्राई सा हो जाता है उसके स्ट्रोक्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं साइड पे ये कलर मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था और ग्रेइश सी टोन है और ये बटरी सा पेंट बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं यूज़ कर रही हूँ। ये भी बेस कलर की तरह ही है ऑलमोस्ट, तकरीबन वाइट ही है ये, ज़रा सा इसमें ब्लू और ग्रे के ह्यूज़ हैं। इसके साथ मैं इसको कहीं कहीं से टोन डाउन कर रही हूँ। देखें येलो नीचे से कितना अच्छा लग रहा है नज़र आता हुआ। इतना वो कलर खुद अच्छा नहीं लगता जितना आप उसके ऊपर कोई कलर लगा दो तो वो नीचे से थोड़ा थोड़ा जब नज़र आता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और अगर आप ब्रश को ज़्यादा प्रेशर दिए बगैर यूज़ करें तो नीचे वाला जो पैटर्न है या टेक्सचर है वो और प्रोमिनेंट होता है। तो अब मैं यही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ कई जगहों पर तो मैं इसको थिकली यूज़ करती हूँ, पर कई जगहों पर मैं ब्रश को इतना लाइटली इसका इफ़ेक्ट देती हूँ ताकि नीचे वाला जो टेक्सचर है और नीचे वाले कलर्स हैं वो नज़र आते रहें। सो ये वाली ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि कहीं पे भी ब्रश स्ट्रोक लगाकर उसको छोड़ ना दें। यहाँ पे गौर से देखें मैं किस तरह ब्रश स्ट्रोक लगा के उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ, जिस एरिया पे लगाया होता है उससे हट के भी थोड़ा सा ले जाती हूँ उसको। तो हल्का सा आप ऐसा इफ़ेक्ट देंगे ना तो आपकी पेंटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग उसका लगे मैच्योरिटी आ जाएगी और थोड़ा ये कि जो पैटर्न्स हैं और जो लेयर्स हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर लगेंगी। वरना एक्रिलिक में बड़ा ही वो प्लास्टिक की तरह का इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। स्टार्ट में मुझे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा था एक्रिलिक, वैसे इंटरेस्टिंग था, यूज़ करना बहुत इजी है उसको ब्रशेस के साथ, आपको धोना भी आसान लगता है ब्रशेस को, लेकिन पेंटिंग के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। ये वाला एरिया देखें कितना इंटरेस्टिंग है इस पेंटिंग का। मैं सोच रही हूँ इस पेंटिंग के 3-4 हिस्से करके अलग अलग से पेंटिंग्स जो है वो लगाऊँ। बाज़ आर्टिस्ट ऐसे भी करते हैं और ये भी अच्छा आइडिया रहता है, क्योंकि ये ओवरऑल कंप्लीट पेंटिंग मुझे ऐसा जितनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसके कुछ एरियाज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पूरी पेंटिंग को एज अ होल यूज़ करने के बजाय उसका कोई हिस्सा काट लें और वो यूज़ कर लें, या फिर उसके 3-4 हिस्से कर लें। पर मैं देखूँगी कि इसके साथ मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे मैंने बेस कलर को ही थोड़ा सा इंटेंस लेके, जो बेस पे ग्रेइश सा आपको कलर नज़र आ रहा है ब्राउन सा, उसको मैं छोटे ब्रश के साथ उसके ऊपर पैटर्न बना रही हूँ, वही सर्कल्स बना रही हूँ और मेरा रिपीट करने को दिल कर रहा था उन सर्कल्स को। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका क्या दिल कर रहा है बनाने को, और यही पेंटिंग का मज़ा है। इतना इन्जॉय करते हैं आप पेंटिंग बनाते हुए। अगर आपकी हॉबी है पेंटिंग बनाना और आप रेगुलरली बनाते नहीं हैं तो आई टोटली से कि आप इसको अपना प्रोफेशन बना लें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंट करें और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। मेरे लिए तो टोटली ये एक फ़न टाइम होता है पेंट करना, बहुत मज़ा आता है पेंट करने का, स्पेशली इस तरह की पेंटिंग जिसमें आप कुछ भी करते जाओ, कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये थॉट ही जो है ना वो इटसेल्फ आपको बहुत ही एक्साइटमेंट देती है। तो मैं फिर येलो के ऊपर आ गई हूँ, दोबारा से उसको रिपीट कर रही हूँ। तो एक्रिलिक में अगर आप वही कलर्स रिपीट करते हैं ना अगली लेयर्स में तो वो बहुत अच्छे आते हैं। या फिर जो कलर आपने पहले यूज़ किया उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन ला के यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं एक आपको बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताने लगी हूँ और उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगी। ये स्पेशल ट्रिक ये है कि आपने पेंटिंग को गौर से देखना है कि कहाँ पे लाइट्स हैं, कहाँ पे डार्क्स हैं, उनकी इंटेंसिटी को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप, यानी जक्सटापोजिशन आप क्रिएट करेंगे, मगर बहुत ही केयरफुली। मैंने ये किया है कि वाइट कलर लेकर जहाँ जहाँ मुझे लाइट्स नज़र आ रही हैं, वाइट कलर नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत पैटर्न्स के बीच में, बॉक्सेस के बीच में, कलर्स के बीच में, वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर रही हूँ। यानी मैंने इसको पूरा कवर नहीं करना, मगर मैंने शो ये करना है कि ये इंटेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पर और ये चमक रहा है कलर। इसी तरीके से पेंटिंग में जहाँ पे डार्क्स हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा और डार्क कलर लेकर उसकी इंटेंसिटी कहीं कहीं से बढ़ा सकते हैं, इससे डेप्थ आ जाती है पेंटिंग में। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया था कुछ फ्लोरल टाइप का, उसके अंदर भी जहाँ जहाँ मुझे लाइट ज़्यादा नज़र आ रही है वहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइट और ऐड कर रही हूँ, ताकि वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाए और वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो और
इंटरेस्टिंग भी लगे। तो ये हल्की सी एक डिटेल, एक फिनिशिंग टच होता है पेंटिंग में, जिससे आपकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। एक पेंटिंग के ऊपर अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ऐसा नहीं होता कि आप उसको 20 मिनट्स की वीडियो में कवर कर सकें। देखिए मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर की ह्यूज़ लगा रही हूँ, कहीं कहीं पे बहुत सारा काम करना पड़ता है आपको, तभी तो उसकी प्राइस भी आप इतनी ज़्यादा रखते हैं। 2-2 महीने समटाइम्स लग जाते हैं, आप उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं। तो बाज़ दफ़ा पेंटिंग जल्दी भी बन जाती है, लेकिन मोस्टली उस पर टाइम लगता है। मोस्टली पेंटिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए मैं ग्रीन कहीं कहीं पे ऐड कर रही हूँ और आप देखें अभी बहुत काम रहता है इस पेंटिंग पे, और मुझे अब ये देखना है कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उनको ओमिट करूँ। ये आपको हर पेंटिंग में ही तकरीबन देखना पड़ता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को ओमिट करते हैं, फिर नई चीज़ें ऐड करते हैं। इस पेंटिंग में आई एम श्योर मैं कई ऑब्जेक्ट्स ऐड करूँगी और उसके बाद ही जाके इसकी सही से शक्ल निकलेगी। मैं कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो अपलोड करूँ और इस पर जो आगे का काम है वो आपको दिखाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे बस आप ये देख लें कि मैं वापस बेस कोट दोबारा से कर रही हूँ और मैं कई चीज़ों को ओमिट कर रही हूँ। अब यहाँ से पेंटिंग से ही मैं गाइडेंस ले रही हूँ टोटली। इस स्टेज पे बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है अगर आप पेंटिंग से ही हेल्प लें। अगर आप अपने माइंड से ही कुछ और सोच के ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो बहुत सारा काम और करना पड़ जाता है, मगर अगर आप फिनिशिंग टचेस देना चाहते हैं तो आप पेंटिंग से हेल्प लें। किधर आपको डार्क लगाना है, लाइट लगाना है, वो पेंटिंग को देख कर ही अंदाज़ा लगाएं। जहाँ पेंटिंग में डार्क्स हैं उसको मे भी इंटेंस कर दें, और ज़्यादा ओवरलैपिंग मैं अब नहीं कर रही। मैं बस यही कोशिश कर रही हूँ कि बेस कोट थोड़ा सा वापस लेकर आऊँ, यानी कैनवस का कलर वापस लेकर आऊँ और कई चीज़ों को ओमिट कर दूँ। एक्सेसिव ऑब्जेक्ट्स जो है ना इसके ऊपर बन गए हैं, जो कि अच्छी बात है। जब एक्सेसिव ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं और आप उनको कवर करते हैं तो फिर उसका टोटली एक ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेसिव ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने, आप बनाएं और उसके बाद आप वापस बेस कोट लगाएं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है पेंटिंग। की भी एक टेक्निक है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो और भी बहुत से तरीके हैं। मैं कई तरीके आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखें कि आप और क्या क्या सीख सकते हैं, और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करें वीडियोस को मेरे चैनल पे, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।